देखिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर, ये भी ठीक। थ्योरी गलत हो गया क्या तुम्हारे हिसाब से? थ्योरी, हाँ, डाल्टन साहब बताए थे, वो गलत हो गया। तुम लोग एकदम गलत और सही कर देता नहीं। डेवलपमेंट प्रोसेस, कभी कभी कुछ के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बात लोग कहता है, फिर और कुछ डिस्कवर हो जाता है। ऐसे भी तो सोच सकते हैं, सकारात्मक, गलती नहीं, मतलब वो इतने ही कहे थे, उसके बाद फिर ऐसे डेवलप हुआ, ऐसे सोचना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से एटम किसको कहते हैं? गलत हो गया तब क्या कहोगे? एटम के बारे में अपना विचार रखना है, कुछ हो विचार रखिए ना जी। छोटा होता है, बहुत छोटा होता होगा। कितना छोटा? माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ जाएगा एटम? माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ता। जो फर्दर डिवाइड नहीं करता, तो वही बतवा तो तुम भी बताए, फर्दर डिवाइड नहीं करता है, ठीक तो है। और हम देखो कुछ ऐसा नहीं कहते कि कोई तेज है कोई कमजोर है, हम सोचते कि अपना विचार रखेगा तो हमसे बोलेगा ना, हम इसलिए पूछते रहते, हमसे बात विचार शुरू हो जाएगा ना। जो बोला ना गलती बोला है, फिर वही बतवा अपने बोलते हैं डिफिनेशन में, वही ये तो बोलेगा क्या। और एटम, एटम को एक्चुअली में अल्ट्रा स्कैन माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, खाली माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, अल्ट्रा स्कैनिंग माइक्रोस्कोप लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप से दिखता है माइक्रोन, 10⁻⁻⁻⁶ और एटम का डायमीटर होता है 10⁻⁻10 तो जितना माइक्रोस्कोप से दिखता है उसका 10,000 गुना छोटा होता है। तो अल्ट्रा स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है देखने के लिए, है ना। तो ये माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने में कितना समय लगा? बहुत समय लगा, तभी ना बढ़िया वाला डिफिनेशन कोई दे पाएगा देख के। ऐसे तो विचार रखना है, ठीक है। जैसे मॉडल लोग बनाता है कि एक गांव कैसा होगा, तो तुम लोग याद करो छठा सतमा में स्कूल लेके गए थे बना के मॉडल, नहीं ये वो थर्मोकोल से। हम मॉडल बनाना है गांव का, तो क्या करता आदमी? 2-3 गो घर बना देता है, 4-5 गो तार का पेड़ बना देता है, एगो मेढ़ बना देता है जिससे पानी जाता है। अब किसी का विचार है, 2-4 आदमी को बैठा देता है लोटा लेके, अलग गांव है। किसी का नई विचार है, नहीं बैठाएगा, नहीं ऐसे। अब आपके विचार से गांव कैसा है? तो एटम के बारे में भी लोग ऐसे ही शुरुआत से सोचना शुरू किए। तो एटम का डिफिनीशन क्या है? देखो ये शब्द में ही डिफिनीशन है, ये शब्द में ही डिफिनीशन है। ए मतलब होता है नॉट, और टॉम मतलब होता है कट। एटम का मतलब ही होता है नॉट कट, सीधा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच नॉट कट फर्दर कॉल्ड एज एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट particle of matter which not cut
which not cut further known as atom. इसी को किसी किसी बुक में लिखता है इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना। सतमा अठमा नौमा में डाल्टन साहब एगो थ्योरी दिए थे ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसी में कह दिए थे। हेडिंग बनाइए, डिफिनेशन लिखिए एटम का। अब डिस्कशन होगा कि जब डिफिनीशन में नॉट कट फर्दर है तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां से आए, है ना। हम इस सब को छोड़ एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये घर बना किस चीज से होगा, ईटा भी तो बना होगा मिट्टी से, बालू लगा होगा उसमें, और फिर लोग पकाता है उसको, राख उख लगता है। तो क्या बोल दें कि घर वो बना हुआ है मिट्टी बालू ईटा, अब मिट्टी बालू राख से पका दिए हैं उसको, ऐसे बोलने से काम चलेगा क्या। कि जो बताए कि ईटा से बना है, जो बचवा बताया बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट तो एटम से बना है, लेकिन एटम को बनने के लिए भी जो है ना, एटम को बनने के लिए भी कुछ चाहिए था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। मतलब कि अलग अलग सबका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल के रहता कहाँ पे, एटम। तो समझ रहे हैं, यहाँ बालू मिट्टी मिल के क्या बनाए, को ढांचा में ढाल दिए तो एटम ये ईटा बन गया ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के ही क्या बन गया, एटम बन गया। ऐसे सोचना है, गलत हो गया ये सब नहीं सोचना है। एक बच्चा और डिफिनीशन बताया था, क्या बताया था जी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो भी लिख सकते हैं। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस चीज का, ऑफ मैटर, एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स किस चीज से बना हुआ है, एटम्स, ठीक है। सेल बायोलॉजी में सुना है, हाँ, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का एटम ही स्टार्ट हुआ है, शुरू हो जाए जल्दी से। सेल बायोलॉजी में सुना है, सेल के अंदर होता है आरबीसी,
तो हम तो ब्लड सेल में चले गए। सेल के अंदर में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये सबको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या ये सब अलग अलग पाया जाता है क्या? आपके बॉडी का सेल होगा कि आपके बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया होगा? तब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, अलग से कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं एग्जिस्ट करता है ना। उसी तरह से एलिमेंट के लिए एटम होगा, ठीक है, और एटम में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। दुनिया में सब कुछ बना हुआ है एटम से, इसलिए लिखा गया है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब कुछ बनेगा एटम से ही, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। इसका मतलब समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आप भी बने हुए हैं एटम से। कैसे प्रूव कीजिएगा कि आप एटम से बने हुए हैं? एक लिविंग बॉडी एटम से बना हुआ है, कैसे बताइएगा इसको? हो गया? फोटो खींचने वाला यंत्र निकाल रहा है, देखिए फोटो खींच लेगा। देखिए हो जाने का तो बहुत सारा तरीका है। खींच लिया? हमारा भी फोटो आया था, ठीक। तब तब तो कोई बात ही नहीं। देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि हम लोग भी एटम से बना हुआ? एटम से बनता मॉलिक्यूल नहीं, एटम मिल के क्या बनाता है? मॉलिक्यूल, कंपाउंड जिसको बोलते हैं। मॉलिक्यूल दो तरह से इधर में बांट देंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम एटम से बने हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे? मॉलिक्यूल को लिविंग मॉलिक्यूल, जिसको आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हो, और एक हो जाता है नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से नॉन लिविंग मैटर बना। हम पेन पकड़े, आपके हाथ में भी पेन है, सब में प्लास्टिक, कार्बन ही होगा, नहीं पॉलीथीन। लिविंग मॉलिक्यूल वही 4-5 है जो आप लोग को बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। केमिस्ट्री का ये डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो 1 से 2 हो जाता है अपने आप। सेल भी 1 से 2 हो जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए है, यही कहलाता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ये थोड़ा सा तर्क देने का कोशिश कर रहे हैं आपके दिमाग में। कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, है ना। शुगर के फॉर्मूला जानते हैं आप, C12H2211, ग्लूकोज C6H12O6। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही तो है। फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी है। डीएनए में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, और थोड़ा मात्रा में सल्फर है। यही सब प्रिंसिपल एलिमेंट हो गया जिससे कि सेल्स बनता है। तो एटम से ही मॉलिक्यूल बना, और यही मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाया है? सेल। सेल, यही मॉलिक्यूल कंबाइन करके सेल बनाया। तो लिविंग मॉलिक्यूल से ही तो सेल बना, और सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म।
तो जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब कहां से बना? सब कहां से बना? एटम से। हमारा बॉडी भी एटम से बना, इसलिए कि हमारे बॉडी का सेल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए से बना हुआ है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर से बना हुआ है। प्रूव हो गया कि हमारा बॉडी किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना। तो लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर हो, ये दोनों मैटर का जो सबसे छोटा इकाई है वो एटम ही है। ठीक है, अब एटम किस चीज से बना हुआ है ये देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। लिख दीजिए आगे में ऐसे ही नीचे से, है ना। ये सब तर्क बढ़ाने के लिए बातें, कि जैसे ऑर्गेनाइज्म में सेल, जैसे मकान में ईटा, वैसे ही एलिमेंट में एटम। नीचे से ही लिखिएगा इसको। ऊपर से लिखने में आप एरो नीचे कर देने लगिएगा, इसलिए बोलते हैं नीचे से लिखिए, है ना। लिखिएगा ऊपर से तो एरो गलती से पड़ जाएगा नीचे। नहीं, ऊपर से कोई लिखता है तो एरो कैसे दे देगा? ऐसे ऐसे देने लगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। हम बना रहे हैं, आप तोड़ने लगिएगा। ये ऑर्गेनिज्म को तोड़ के बना दिए ऑर्गेन सिस्टम। हाय, हो गया। तो मैटर लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब मैटर बनेगा किस चीज से? एटम से। जितना कपड़ा लत्ता पहनते हैं, कॉपी किताब, सब में एटम ही है ना। सब में कोई ना कोई एटम है ना। हम देखिए लोहा वाला कुर्सी पे बैठे है, आयरन है, नहीं स्टील ही ना है, तो आयरन और कार्बन हो गया। उसके ऊपर में फाइबर लगा है, कार्बन हो। यहां देखिए एटम तो मिल ही जाता है। इवन आपके बाल में भी केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ही तो बना है। सब कुछ एटम से ही बना होता है, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब एटम किस चीज से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इससे बढ़ रहे हैं आगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेजॉन, पाई प्लस मेजॉन, पाई मेजॉन, पाई माइनस मेजॉन, ये सब पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम में इतना सब पार्टिकल रहता है, जिसमें जो आप तीन जान रहे थे इसको कहा जाता है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं इसको? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। सब लिखे, बाकी को सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, और ये तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे फिजिक्स में 7 गो यूनिट फंडामेंटल है, बाकी जितना है सब डिराइव्ड है। तो वो सब जितना एटम्स, वो पार्टिकल जो देख रहे हो ये सब डिराइव्ड है इसी से, है ना। तो इसीलिए तीन को क्या कहते हैं? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये डिस्कवर अभी तक होते ही रहता है। अभी हाल फिलहाल में कोरोना के समय में पेपर में छपा था, एक और पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, दैट इज क्वार्क। नया नया पार्टिकल बना है क्वार्क, QUARK, लेकिन अभी ये किताब में छपा नहीं है, अभी पेपर में छपा है। ठीक है, तो वो उधर में पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शन के समय में पता चलता है कि इसमें एक पार्टिकल और दिखा। तो है कि नहीं? वैसे ही जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस होता है, वैसे ही एटम में होता है। क्या? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है और ये पार्टिकल क्या है, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, पढ़ा जाए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। लिखना नहीं, अभी थोड़ा सा सुन लेना, ये सब कांस्टेंट बात है जो आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है,
प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर 1.68 इंटू 10 टू द पावर -27 है ना, थोड़ा सा ज्यादा है, 6768 दोनों का बराबर ही लेते हैं कैलकुलेशन, है ना। लेकिन यदि कोई कहे कि हैवीएस्ट कौन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे भारी न्यूट्रॉन को कहिएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सांकेतिक है, बनाने में न्यूमेरिकल में उसका मास भी इतना ही लेते हैं, ठीक है। इसको मासलेस कहते हैं, सुना होगा तुम लोग। तो मास है तो मासलेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसको तो एक एमयू कहते हैं, और ये भी 1 एमयू ही लिया जाता है। ये एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मास बोला जाता है, और इसको रिलेटिव मास बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट मास हो गया, समझ। और रिलेटिव मास कहने का मतलब है एमयू के रेफरेंस में, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग मासलेस कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? जब वो पार्टिकल है तो उसमें मास होगा। नहीं, मैटर का डिफिनीशन ही है ना कि एवरीथिंग विच हैज मास, नहीं, ऑक्युपाई स्पेस, मैटर तो उसी को कहते हैं। तो इसमें मास तो है, लेकिन क्या कहते हैं इसको? उसका एक कारण है कि एक एमयू से या इतना केजी से ये कम है कि ज्यादा है? कम है कि ज्यादा है? 1/1836वां भाग है। 1/1836वां भाग है। निकाल के दिखाते हैं। अभी रुको, उसको निकाल के लिखेंगे। वाई इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मासलेस। एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? कूलम। सी से पता चलेगा, लोग पूरा लिख देते हैं। और ये और न्यूट्रॉन चार्ज है जी इसमें, चार्जलेस। रिलेटिव चार्ज -1 यूनिट +1 यूनिट, और ये तो चार्जलेस ही है ना। एक्चुअली में 1 यूनिट चार्ज को कहा जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना। 1 यूनिट चार्ज कितना के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, और एक यूनिट मास कितना के बराबर होता है? मोल में पढ़े भी थे। चलिए, ये जानकारी आपको रखनी है ना। पूरा एक टेबल बना दिए, नहीं। कॉपी में जगह यदि सीधा नहीं मिले तो चौला भी किया जा सकता है ना। दो मोड होता है, मोबाइल में तो खूब पूछते होंगे, है ना। एगो पोर्ट्रेट मोड है, एगो लैंडस्केप मोड। कॉपी में भी किया जा सकता है। और नीचे में एक जोड़ देते हैं, सैंबल।
इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं? ई लिखेंगे, नीचे -1, ऊपर 0, E-1 0। और प्रोटॉन के लिए सिंबल P लिखेंगे, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। और न्यूट्रॉन के लिए सिंबल ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 0 लिखेंगे। सिंबल में नीचे चार्ज लिखा हुआ है और ऊपर मास लिखा हुआ है। ठीक है, लिख दो। हर इस टेबल में हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस। और जानते हैं ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। और ये आईआईटी मेडिकल ही नहीं, मतलब ये जनरल साइंस है, सब दिन याद रखे पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, प्रोटॉन का मास कितना। लिख दिए?
नहीं लिखे? सैंपल लिख दिए? सैंपल समझ भी गए? ये -1 ये वाला है, और मासलेस है ना 0, प्रोटॉन 1 और ये वाला 1, न्यूट्रॉन ये वाला 1 ये वाला 0, चार्जलेस है ना। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल है तो मासलेस क्यों कहते हैं? वाई इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मासलेस। आंसर तो बता दिए हैं लेकिन आप लोग समझे नहीं। अब देखिए समझाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ेगा हमको। बदलें, चेंज करें? हाँ बोलो बोलो। क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन considered as massless। इलेक्ट्रॉन को हम लोग मासलेस क्यों कहते हैं? तो देखिए क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉन को मासलेस कहते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और केमिस्ट्री में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास मेजरमेंट है वो 1 AMU है, और ये 10⁻27 kg होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के मास को 1 AMU के मास से डिवाइड कर देते हैं। 9.1 इंटू 10⁻³ बाई 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 1 AMU बराबर 9.1 बाई 1.67 10⁻³ प्लस 27। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 1 AMU बराबर, भागा दीजिए, नहीं दीजिएगा, दे दे तो अच्छा रहता। लौट देते हैं। अब उल्टा भागा दीजिए, उलट दी, माइनस में आ जा रहा था, अब सही सही है। 1.67 बाई 9.1 कितना आता है? आप लोग देखिए कितना आता है। 1.67 डिवाइडेड बाई 9.1, देखिए कुछ कितना आया? 0.1835। 5 के बाद 1 है तो छोड़ ही देते हैं, गुना 10⁻27 प्लस 31 4 है ना। अब बताइए 1 AMU बराबर, यदि हम लिखें तो एक बार और कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास, तो क्या इसको लिख सकते हो क्या 1835? सोचना पड़ता है क्या? 4 शून्य है क्या, तो कट ही जाएगा ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जाए तो क्या लिख सकते हो? 1 AMU का कितना बड़ा भाग है? 1835।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1830 टाइम्स 35 टाइम्स ऑफ 1 mu। इसको और अच्छे से लिख देते हैं ऐसे, 1/1835 गुना 1 mu। अब जैसे सोचो कोई दुकानदार के पास, बड़ा वाला होलसेलर के पास 5 किलो का बटखारा है, होलसेलर वो चावल गेहूं बेचने वाले लोग 5 किलो का बटखारा कम से कम रखते हैं। और उनके पास जाकर के हम बताएं कि नहीं हमको 0.005 ग्राम आप दे दीजिए गेहूं, क्या करेगा? हाँ। यही बात एक्चुअली में केमिस्ट्री के साथ है कि हम कम से कम मेजर करते हैं कितना, और इलेक्ट्रॉन का मास उसका भी करीब करीब 2000वां भाग है और 1835वां भाग है। बताइए कितना छोटा होगा, समझ रहे हैं? तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट उसको कह दिया भैया इसको मासलेस कह दो, इसको जीरो कह दो, मास इसको मासलेस कह दो। कोई भी पार्टिकल को आज के बाद, कोई भी पार्टिकल को आज के बाद मासलेस कहेंगे तब ये विचार आपको आना चाहिए कि इसका मास 1 mu से कम है। बस इतना सब बात दिमाग में बैठाना है, ठीक है? कोई हड़बड़ गड़बड़ की बात नहीं। मासले से ये सब एक्सपीरियंस से बताते हैं। यदि बच्चा सब बाद में जब होश होता है उसको सोचने लगता है पार्टिकल है तो मासलेस लिखा हुआ है, तो मैटर का डेफिनेशन तो गलती हो गया। मैटर की डेफिनेशन में तो था कि जिस जो मास रखता उसको मैटर कहते हैं, सर लिखवा दिए हैं मासलेस है, तो मासे नहीं है तो मैटर कैसे हो गया, पार्टिकल कैसे हो गया? ऐसा नहीं सोचना है। क्या सोचना है? 1 mu से कम यदि मास है तो उसको मासलेस कहते हैं, ठीक है? कोई भी पार्टिकल को मासलेस कहें मतलब समझ जाना है कि 1 mu से कम मास होगा, बस इतना सा बात है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस का जवाब मिल गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1835 टाइम्स of 1 mu, so considered massless। कहीं 1836 भी लिखेगा तो गलत नहीं समझिएगा, कहते 36 कहीं 37 भी लिखेगा, है ना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1835 टाइम्स ऑफ 1 mu। जब 1 mu लिखे या मास ऑफ प्रोटॉन लिख दे तब भी चलेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन का मास तो एक ही mu है, तो दो काम हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास में रिलेशन भी हो जाएगा। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1835 टाइम्स ऑफ 1 mu, so considered as बहुत सारा पार्टिकल हम लोग को मिलने वाला है मासलेस। तुम लोग एक आध पार्टिकल जानता है और जो मासलेस होता था, कभी सुना होगा ना? कौन सा नाम सुना है वही पूछते हैं। फोटोन, फोटोन का नाम तुम लोग सुना है ना? फोटोन मासलेस होता है। हम तो अभी बहुत सारा पार्टिकल तो सुनाएंगे ही, लेकिन फोटोन मासलेस होता है।
न्यूसेंस नहीं करो जी, क्लासरूम को क्लासरूम वाले एक्टिविटी में रखो। ये सब के लिए हमसे पूछो ना बात, आपस में बतिया लेगा। 48 घंटा के बाद हमसे मिला है, आपसे में बतिया लेगा तो क्या फायदा। कोई समस्या? इलेक्ट्रॉन को मासलेस क्यों कहते हैं, क्लियर है बात? और इलेक्ट्रॉन के बहाने वो सारे पार्टिकल को मासलेस जिसको कहते हैं उसकी भी बात क्लियर है। जिस भी पार्टिकल का मास 1 mu से कम होगा उसको हम लोग मासलेस कहते हैं। चूंकि इसके लिए सॉलिड एग्जाम्पल बताएं, अब जो 5 किलो का कम से कम तौलता है उसके पास 10.5 ग्राम मांगने जाइएगा तो आपको नहीं ही दे पाएगा, क्योंकि उसके यहाँ बटखारा नहीं है। ठीक है, गुस्सा आएगा तो हो सकता है वो 5 किलो भी फेंक दे। तो बस इतना ही है। अब जैसे इधर मनिहारी दुकान में जाएंगे तो उसको 50 ग्राम तक जा सकते हैं, भाई चीनी दे दो, लेकिन उसको कहेंगे 5 ग्राम चीनी दे दो तो फिर वो भी चिढ़िया जाएगा। अब सोना चांदी की दुकान में तो 5 ग्राम बहुत हो गया उसके लिए। तो ये हर अलग अलग काउंटर अलग अलग दुकान पे डिपेंड करेगा किसके लिए क्या मासलेस है। तो हमारे केमिस्ट्री के लिए मासलेस है 1 mu। नहीं देखो कितना बर्दाश्त करता है ये, 1.67 टू 10⁻27 किलो तक जा रहे हैं। अब क्या नहीं, कोई तो 10⁻⁻1 किलो और 10⁻⁻4 किलो तक ना जाए, हम लोग तो 10⁻⁻27 किलो तक जा रहे हैं। बड़े अब इसके बाद 3 क्वेश्चन देंगे। क्या क्या? हो गया? कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आंसर आता है कि नहीं को? Q बराबर एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, N इंटू ई। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नहीं पढ़े जी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज छठा में पढ़ना होगा, तुम लोग भी नहीं आ रहा। N बराबर क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह रहा है सवाल में। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो जोर से। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब Q बराबर Ne, तो N की जगह कितना लगा दें? 6.022 इंटू 10⁻, मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻, बराबर 6.022 इंटू 1.6 10⁻23 - 19। अब इसको गुना कर देते हैं। गुना तो हमको याद है लेकिन आपके सामने कर भी देते हैं तो थोड़ा दिखाई दे देगा। 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 कितना आ रहा है? 9.635 इंटू 10⁻4। तो इसको लिख सकते हैं 96352 कूलम
बोलो ना। अब जब इसको इतना लिख सकते हैं तो हमारी तरफ से थोड़ा और कष्ट कर दीजिए, इसको आप राउंड ऑफ करके 96500 कूलम रखिए, है ना? कितना कूलम? 96500 कूलम। और इतना कूलम ऑफ चार्ज को कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, जानता तो थोड़ा थोड़ा है, सब बोलता कम। 1 फराडे, फराडे, ठीक है? इतना कूलम ऑफ चार्ज को कहते हैं 1 फराडे, ठीक है? ये बिगर यूनिट ऑफ चार्ज कहा जाता है, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम एसआई यूनिट था चार्ज का, कूलम एसआई यूनिट है चार्ज का, फराडे बिगर यूनिट ऑफ चार्ज है। चूंकि इसमें मोल में बात होता है तो अलग से हम लोग क्वेश्चन का जवाब ले लिए ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, बोले 1 फराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1 फराडे, है ना? 1 फराडे में जानते हैं 96500 कूलम होता है। लिख दीजिए। वो जो बहुत अंतर दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली वो एरर है जी, कभी कभी 6.023 भी लिखाता है एवोगाड्रो नंबर, तो राउंड ऑफ कर कर करके कर दिया। अब एक क्वेश्चन आपका 10वां में था, वही लिखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का शायद एनसीईआरटी का पहले ही क्वेश्चन होगा इन टेक्स्ट में। कोरोना में पढ़े थे किताब, 9वीं 10वां पढ़ रहे थे। कोरोना के टाइम में क्या करते, क्योंकि आने वाला जो बच्चा था वो तो 9वीं 10वां पढ़ा नहीं था, तो उसके बदले पढ़ना पड़ता ना, तभी तो उसको बता पाते कि भाई ये इतना था तुम्हारा 10वां में। वही आदत अभी तक है, आप लोग को भी हम बता देते। अब देखिए वो क्वेश्चन हमको दिख रहा है एनसीईआरटी के, 10th वाला एनसीईआरटी। किताब खरीदे थे? नहीं सर, कैलकुलेट नहीं लिखे थे। अच्छा ठीक है, तो क्या दिक्कत है, लिखिए ना। नहीं है?
ऑनलाइन के लिए हम क्या कहें, याद ही नहीं आया। चलिए, बात करेंगे उस पर। 3 बजे से आज कुछ लोग आए भी थे। नहीं, वो सेपरेट कर दिए, टीटीएस वाले को पढ़ा ही रहे। टीटीएस वाले को टीटीएस में पढ़ा रहे, एमडब्ल्यूएफ वाले को एमडब्ल्यूएफ में ही पढ़ा रहे, क्योंकि मरमरिंग हो रहा था थोड़ा। एक वो बचपा मेरा जहानाबाद से आता है, तुम ही है ना? हाँ, तो 3 बजे आ जाएगा अगले दिन, तब आ जाना है। और 3 बजे से 6 बजे तक पढ़े, फिर कल कल कर करके तुम लोग सुनता है मेरी बात नहीं ना यार, फिर कंफ्यूजन में इधर उधर करते रहता है। बात हम एक को बताते हैं, तुम लोग अपने मन से 2-3 बात सोच लेता है। हम कहे एमडब्ल्यूएफ वाले बैच में, यानी मंडे के बाद वेडनेसडे ना, कल कहाँ आया? 3 बजे से शार्प 3 बजे, लेकिन 3 साढ़े 3 नहीं, क्योंकि उसका एक ही घंटा ड्यूरेशन दी। 3 से 4 PM में हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे। नहीं, 6 बजे क्लास रहता है, 6:30। अब सुनिए, बस हम यही इतना बात कह रहे हैं, बाकी तो जो चल रहा है चल ही रहा है ना। 4 बजे जो आते हैं उसको 3 बजे आ जाना, ठीक है? हम बस इतना कह रहे हैं और कुछ नहीं कहते। आप लोग उसको कल में मिला देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, है ना? एमडब्ल्यूएफ बैच वालों के लिए यही टाइम, और जो टीटीएस में चल रहा है उसका तो उसमें है, 3 से 4 उन लोग को भी बुला लिए, तो 2 क्लास कर लिया। आप लोग का अभी शुरू नहीं हुआ, पिछले दिन बरसात में, इस बार आधा को पता आधा को नहीं। अगले दिन पता रहेगा ना। 4 बजे के बाद ब्रेक देंगे, फिर 4:30 से 6 पढ़ाएंगे, ठीक है? मतलब हमारे साथ 3 घंटा हम मैनेज कर लेंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आप खाली खाओ के आ जाना है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज, कितना आसान हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराड, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 यूनिट, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 coulomb of charge। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये सवाल आपको बनाना चाहिए, कैलकुलेट कीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है। याद हुआ था तुमको? याद करने वाला सोच रहा है कि याद है, हमको तो याद है। हाँ ठीक है, देखो इसको भी याद है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये जानते हो, ये सब जो भी बता रहे हैं 1 फैराड 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, ये तुमको जो पीछा नहीं छोड़ेगा। सिपाही, दरोगा, बीपीएससी का कोई भी कंपटीशन, यूपीएससी का कंपटीशन, ये सब जनरल है, ये सब जानना ही पड़ेगा। ये सब खाली आईआईटी मेडिकल और 12th में नहीं पूछता है ना, ये सब जनरल बात उस सब जगह पूछता है, आईआईटी छोड़ करके। आईआईटी में इतना छोटा सवाल क्या पूछे? Q बराबर NE। इस बार हमें N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये N, ठीक है? तो N बराबर Q बटा E, तो Q हो गया 1 कूलम, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाई कितना 1.6। तो n बराबर लिख दें 10 गुना 10⁻18 बटा 1.6। देखो तो एक ही बात नहीं है, और इसको भागा दोगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 एक कूलम चार्ज में। अब एक आईटी वाला, 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? ये सवाल 2002 या 3 में कभी आईआईटी में पूछा है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। इसे उसी के लिए है ही है ये सब क्वेश्चन, उसी के लिए देता है और क्या। हाँ, जैसे हम लोग, आप लोग का आदत खत्म हो गया ना कैलकुलेट करने का। पहले घर में ना कोई कोई आते थे रिश्तेदार, मामा जी, फूफा जी, तो जब बुतरू टॉफी देने का बारी आता था तो एगो गुना पूछ देते थे, अब वो बड़ी खतरनाक वाला, उनका 69 गुना 96 बताओ, है ना, वो 98 गुना 99 करो। वो कुछ ऐसे नहीं पूछते थे, नहीं तो 1/1.6 के भागा दो। तो वो जो प्रैक्टिस होता था ना, यदि वो करता था लोग तो ठीक है, नहीं तो अभी तो भारी लगता है, बन तो जाएगा लेकिन गुना भाग के करेगा, ऐसे सोच के कितना तो बनाते ही। लेकिन ये कंसंट्रेट करने का तरीका है, सरकारी किताब में ज्यादा फिगर वैसा ही है। वो इसलिए है कि वो चाहता है कि आप जो है ना, देखते हुए पढ़ने के समय में बैठिएगा तो 45 मिनट तक तो इधर उधर का बात दिमाग में चलते रहता है, 50वां मिनट में जाके थोड़ा बहुत बुझाने लगता है, देख रहे हैं किताब तो है क्या। 45 मिनट तक ऐसे ही, हाँ, यदि बीच में लग गया तो उठ गए बाथरूम के लिए, तब तो फिर अब कंसंट्रेशन का कोई सवाल ही नहीं। तो फिर जैसे ही जा रहे होंगे बाथरूम, कोई मिल जाएगा, हो गया खत्म। 45 मिनट बैठने के बाद पढ़ाई शुरू होता है। अब कोई कहे 1 घंटा बैठे थे ना, तो 1 घंटा बैठे तो हुआ ही कुछ नहीं होगा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सवाल काफी गुना भागा वाला ही है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ना? तो मेरे साथ रहना, आंसर 1 किलो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर, ये जानकारी लेना होगा, है ना? तो अभी अभी पढ़े कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? सिंस 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 kg इलेक्ट्रॉन 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन। अब नंबर निकल गया तो Q बराबर NE पर नहीं रख देंगे, नंबर हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q बराबर 1.6 बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻19 और प्लस कितना हो गया 31।
है ना। पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 16/91 इंटू 10⁻, कितना आता है 12, भागा देना पड़ेगा। कितना आता है 1.75 के करीब में आएगा, 0.175। अब करीब में आएगा क्या, देख ही लेते हैं, मशीन तो लगा ही। कितना है 16, 16/91, देखिए 0.175, 0.175 इंटू 10⁻, इसको लिख सकते हैं हम 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, है ना। कूलम पर केजी यानी 1 किलो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो 1.75 इंटू 10⁻11। तीन क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के लिए था, है ना। 1 किलो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। प्रोटॉन में भी इस तरह से 3 सवाल हो सकता है साइमल्टेनियसली, ये आप घर पे कीजिएगा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 किलो प्रोटॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये तीनों सवाल जहां इलेक्ट्रॉन लिखे हैं वहां प्रोटॉन कर लीजिएगा और खुद बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पार्टिकल के बाद चौथे पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं, जो है पॉजिट्रॉन। बड़े बड़े बाबू, पॉजिट्रॉन देखो, इसके नाम में ही ना दो प्रॉपर्टीज है, एक तो प्रोटॉन का, ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, एगो प्रॉपर्टीज प्रोटॉन का, एगो प्रॉपर्टीज, इसीलिए नाम दे दिया पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, मासलेस, सीधा सीधा बात। इलेक्ट्रॉन का मास मासलेस होता है और पॉजिट्रॉन भी मासलेस होता है, और चार्ज जो इसका है +1 यूनिट होता है, चार्ज +1 यूनिट। तो इसमें एक सिमिलरिटीज है इलेक्ट्रॉन से और एक सिमिलरिटीज है प्रोटॉन से, नाम इसलिए रख दिया है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस, तो सिमिलरिटी दोनों में ये है कि ये दोनों क्या है,
मासलेस और मासलेस। मासलेस कहने का मतलब अब क्लियर है ना, लेकिन एक डिफरेंस है, चार्ज इसमें है -1 यूनिट और इसका चार्ज है +1 यूनिट। ठीक है। सिमिलरली दो ये बात तो है, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है, तो दिखाई पड़ रहा होगा तुम लोग को अभी तो। हाँ, चार्ज दोनों का सेम है। कितना है? +1 यूनिट, और इसका भी चार्ज +1 यूनिट। सवाल भी ऐसे ज्यादा पूछता है, और ये सवाल वही कंपटीशन में पूछता है, जनरल वाले में। और मास इसमें 1 mu है, लेकिन ये कैसा पार्टिकल है? हो गया इतना सारा बात, दो ही इंफॉर्मेशन रिलेट भी कर दिया। क्वेश्चन ऐसे भी आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। कौन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? तो पॉजिट्रॉन। अरे मिला जुला रहता है, लगता है सब फंडामेंटली, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन फंडामेंटल नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, पॉजिट्रॉन में डिफरेंस बताए हैं, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में भी डिफरेंस बताए। एकक प्रॉपर्टीज का सिमिलरिटीज है, एकक प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज सेम चार्ज एज प्रोटॉन, तो आंसर इज पॉजिट्रॉन। क्या छोटका छोटका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछता है। अब चार्ज मास डायरेक्टली नहीं पूछता है कि वो रट्टे वाला सवाल है, लेकिन रटने वाला नहीं तो ये तो कॉन्सेप्ट वाला सवाल है ना भाई, कि पॉजिट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। एक और बातें होती है कि पॉजिट्रॉन आखिर, थोड़ा सा तुमसे ऊपर के लेवल का है बात, निकला कैसे होगा, कहां से आया, डिराइव्ड है,
डिराइव्ड न है, फंडामेंटल तो नहीं है कि पहले से प्रेजेंस रहता है। फंडामेंटल किसको कहते हैं, समझ में आता है जे? हाँ, जिसके कोई कारण नहीं होते, जिसके कारण बन जाए वो फंडामेंटल नहीं होता है। ठीक है, बेसिक कहते हैं ना कमजोर है। अब एबीसीडी कमजोर है और इंग्लिश पढ़ा रहे जम के, कैसे लिख देगा? एबीसीडी फंडामेंटल, फंडामेंटल है मतलब आज तक कारण ही नहीं पता चला कि ये ऐसे काहे लिखता है। पता चला क्या तुम लोगों को? ये ऐसे ही का है, ऐसे का है, ये ऐसे लिखते हैं। तो एक बार हम सोचते सोचते सोचे कि हम तो ये ऐसे ही लिखेंगे, तो लगा इतना किताब लिखा हुआ है सब बदले पड़ जाएगा, फिर छोड़ दिया कि ना, ये जैसे कहता वैसे ही लिखते हैं। नहीं, कारण है कोई, ए से जेड वैसे काहे लिखते हैं, 1 2 3 वैसे काहे लिखते हैं, कुछ और तरीके से लिखते हैं। लेकिन हम लोग को मानना पड़ता है कि भैया अल्फाबेट में ऐसे लिखाता है, कैपिटल लेटर और स्मॉलर लेटर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर होता है, तो उसका कोई कारण नहीं। लेकिन पॉजिट्रॉन कहाँ से आया, है ना? तो एक्चुअली में थोड़े दिन के बाद आप लोग मैच्योरिटी आ जाएगा तो आप जानिएगा न्यूक्लियर रिएक्शन भी होता है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स 12th में पढ़ना है, जिसमें एक चैप्टर होगा रेडियो एक्टिविटी, थोड़ा बहुत हम भी बता देंगे इस चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस टूटता है, प्रोटॉन वगैरह टूटता है ना? जो सन पे होता है सुना भी होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, नहीं? तो उसी दरमियान एक लाइन लिख देते हैं। अब समझ में आए तो ठीक, नहीं आई तो बर्दाश्त करना होगा। अब देखिए ऐसे लिखते, प्रोटॉन 1 1, न्यूट्रॉन 1 0, पॉजिट्रॉन +1 0। पॉजिट्रॉन का सिंबल नहीं लिखे, सिंबल लिख दीजिएगा, E+1 0। सीधा सीधा है, मासलेस 0, चार्ज +1 यूनिट। इधर देखो, दिखाएं, थोड़ा देखना, ध्यान देना, यही वो रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन जिससे कि पॉजिट्रॉन पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ। क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन, प्रोटॉन ही कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। आप सिंपली मैथ से मैच कर सकते हो कि हाँ सर सही कह रहे हैं। ऐसे ये 1 है और ये 0 है, तो 1 + 0 कितना? चार्ज मास जोड़ के बराबर कर रहे हैं। और ये कितना है? चार्ज है 1, तो यहाँ 0 और ये +1, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? है ना, रिएक्शन बैलेंस्ड। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी रिएक्शन से पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा दिमाग में डालना मेरे लिए मुश्किल है कि प्रोटोनों टूटता होगा, तो अभी नहीं टूटता है। न्यूक्लियर रिएक्शन, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 4 लाख से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, जो सन पे होता है। इस टेम्परेचर को गेट करने के लिए अमेरिका वाले लोग सोचे थे जमीन के नीचे ही सब का एक्सपेरिमेंट होता है, तो उनका लैब जो है ना, रिमोट से टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो उनका लैब मेल्ट नहीं किया था, वेपर बन गया, पता नहीं चला कि कुछ था भी, है ना? वेपराइज, नॉट मेल्टेड, इट वेपोराइजेस, उड़ गया सीधा से। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये नॉर्मली संभव नहीं, ये सन पे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हो गया। अब एक पार्टिकल आएगा, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का सैंबल
न्यू पे 0 0, न्यू पे बार 0 0। क्या सिंबल है? न्यू बोलिएगा, पनियू नहीं बोलिएगा, पी साइलेंट है ना, न्यू। और इसको बोलिएगा न्यू पे बार। ये पार्टिकल मासलेस है, दोनों के बारे में बता रहे हैं। और ये पार्टिकल चार्जलेस भी है। ऐसा कौन सा पार्टिकल मासो नहीं, चार्जो नहीं, काहे का है? एक्चुअली में काहे के लिए पार्टिकल है, ये समझने के लिए थोड़ी सी बात हम करते हैं। जानना वही है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, जितना आप जानते हो। बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये भी जानते हो, ऑर्बिट में। नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन बना देते, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? ये इस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, यही तो जानते हैं। सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं, घूमते रहता है। आज कहते हैं खाली घूमते नहीं रहता है, स्पिन भी करता रहता है। क्या करते रहता है? अभी क्रिकेट में कौन है स्पिनर? आर अश्विन तक तो देखे थे, इधर अभी रहता है। आप लोग भी तो क्रिकेटर होंगे। तो दो तरह के गेंदबाज होता है, एगो फास्टर, एगो स्पिनर। हाँ, मुख्य रूप से। अब देखिए, स्पिन करने वाले गेंद को ऐसे नचा के फेंकते हो। कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ मोशन नहीं, स्पिनिंग मोशन, नच नच के गेंद आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स यहां भी स्पिन करता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है, दूसरी इलेक्ट्रॉन, और ये पार्टिकल इसको स्पिन करने में मदद करता है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये घूमने वाला नहीं, कैसा मोशन? स्पिनिंग मोशन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना? Neutrino and anti-neutrino responsible for clockwise, anti-clockwise spinning motion of electron. इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग मोशन है, दैट कंट्रोल्ड बाय न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चल रहा है, सो ये क्लॉकवाइज। उल्टा चलने लगेगा तो ना कहोगे भूत आ गया, घड़िया उल्टा चल रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यू और न्यू पे बार, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, दैट रिप्रेजेंट कि द पार्टिकल इज मासलेस एज वेल एज चार्जलेस, है ना। सब पार्टिकल मासलेस ही है, खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मास होता है, बाकी पार्टिकल जितना डिस्कवर करेंगे सब मासलेस होगा। पॉजिट्रॉन भी मासलेस, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी मासलेस, अगला मेजॉन आ रहा है वो भी मासलेस। अब जैसे इलेक्ट्रॉन टूटेगा एटम से, तो जो घुमा रहा था, जो नचा रहा था उसको, वो तो अलग हो ही जाएगा, इसीलिए पार्टिकल दिख गया, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। पढ़े? बढ़े? अगला पार्टिकल है मेजॉन। मेजॉन, और मेजॉन तीन तरह का है, इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। पाई प्लस मेजॉन, जानते हो क्यों लिखा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। पाई जीरो मेजॉन, एगो न्यूट्रल मेजॉन है, और एगो पाई माइनस मेजॉन। पॉजिटिवली चार्ज्ड मेजॉन, मासलेस, न्यूट्रल मेजॉन, अनचार्जलेस, मासलेस, नेगेटिवली चार्ज्ड मेजॉन। मासलेस तो होगा ही, मास तो वो तीनों छोड़ के और किसी में होता ही नहीं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में होता है सिर्फ। अब समस्या है कि ई क्या कर रहा हो, लिखिए जल्दी से। कौन थ्योरी है? यकावा मेजॉन थ्योरी, यकावा मेजॉन थ्योरी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हम डालते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं,
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज 2 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन आपस में साथ कैसे रहते हैं? पॉजिटिव चार्ज में तो रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन ना होना चाहिए। इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एक से 120 गो प्रोटॉन तक रहता है। नहीं, एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स भी रहता है, तो ये तो खैर ठीक है चूंकि मासलेस है, लेकिन ये 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में साथ कैसे रहता है? लफड़ा है, सोचना तो पड़ेगा। यकावा साहब कहते हैं, सुनिए, यकावा भाई साहब का नाम है, यही मेजॉन डिस्कवर किए। देखिए भाई साहब क्या कहते हैं, ये देखिए, ये एक ना बड़ा वाला हड्डी है, बोन। इसको 2 कुत्ता के सामने फेंके, दोनों कुत्ता इक्वली मजबूत था, इक्वली भूखा हुआ था, मजबूत भी बराबर, भूखा हुआ भी बराबर ही था। अब ये हड्डी एक कुत्ता इधर से पकड़ लिया और दूसरा कुत्ता इसको इधर से पकड़, ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता। अब बताइए दोनों कुत्ता एक दूसरे के अपोजिट में खींच रहा है कि नहीं हड्डी को? रिपल्सन ही है ना। यकावा साहब का कैसा रिपल्सन है जिसमें दोनों कुत्ता का मुंह सटा हुआ है? ये कैसा रिपल्सन है जिसमें दोनों कुत्ता का मुंह सटा हुआ है? क्योंकि दोनों बराबर मजबूत है, हड्डी टूटने वाला है नहीं, कोई एक दूसरे से छीन के ले जाने वाला है नहीं, भूखा बराबर है, दोनों पकड़े रहेगा। इतना छोटा सा बात बता के वो बता दिए कि 2 प्रोटॉन आपस में न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है। ये हड्डी को रिप्लेस कर दिए, इस हड्डी को रिप्लेस कर दिए, हड्डी को रिप्लेस कर दिए, जानते हैं किससे? मेजॉन से। हड्डी को क्या बता दिए, सुनिएगा ध्यान से। अब कुत्ता हड्डी ही देखते रहिएगा तब थोड़ा ना होगा, पढ़ना भी है। हड्डी को रिप्लेस कर दिए किससे? हड्डी के जगह पे मेजॉन, और कुत्ता की जगह पे, कुत्ता की जगह पे, कुत्ता की जगह पे प्रोटॉन, कुत्ता की जगह पे, लनफन नहीं बोलो, क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है उसको खराब नहीं कीजिए, तो झूठे चिढ़ेंगे। देखिए कुत्ता को रिप्लेस कर दिया प्रोटॉन से। अब 2 प्रोटॉन साथ रहेगा कि ना रहेगा? मेजॉन को पकड़ के 2 प्रोटॉन आपस में हमेशा साथ ही रहेगा। तो बताइए रिपल्सन हो रहा था कि अट्रैक्शन था? और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स डिस्कवर्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कहा गया कि 2 पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी यदि इतना क्लोज डिस्टेंस में पाया जाएगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर जाएगा। इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। ये न्यूक्लियस के डायमीटर में ही लगता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर से क्लोज कोई पार्टिकल है तब ही लगता है। ठीक है, ये था यकावा मेजॉन थ्योरी। इसी से डेवलप हुआ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी की वजह से 2 प्रोटॉन अभी तक साथ रहता है। समझ में आया?
वो हड्डी और कुत्ता कहां तक पहुंचवा दिया आपको? ये आपका अब जवाब आपके पास है ना कि दो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, बताइए न्यूक्लियस में कैसे रहता है? पूरा समझा दीजिएगा ना बैठ के कि देखिए वो हड्डी है, दो कुत्ता है, बराबर मजबूत है, दोनों कुत्ता उतनी जोर से पकड़ा है हड्डी, और दोनों कुत्ता एक दूसरे के अपोजिट में खींच रहा है, क्योंकि बराबर मजबूत है, खिंचाएगा तो किसी से नहीं। अब बताइए हड्डी के सहारे दोनों कुत्ता का मुंह क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा रिपल्सन है जिसमें मुंह जुड़ा हुआ है? ये तो अट्रैक्शन हो गया ना। तो मेजॉन का यही काम है, मेजॉन होल्ड द प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवर। उससे ज्यादा बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई है ही नहीं, दैट कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए 4 लाख से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ये था एकावा मेजॉन थ्योरी, तब मेजॉन डिस्कवर हो गया। हाँ सर, प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज नहीं ना होगा, बचा सब प्रोटॉन पे +1 चार्ज होगा, ज्यादा कम तो होगा नहीं किसी पे, है ना? ज्यादा कम कैसे होगा? तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को पकड़ा हुआ रहता है न्यूक्लियस के अंदर, किसके थ्रू? मेजॉन के थ्रू। देखिए मेजॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ पकड़ा हुआ रहता है, किसके थ्रू? देखिएगा हम दिखा रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेजॉन के थ्रू। देखिए आप मिलाइएगा चार्ज और मास मिला के देखिए, प्रोटॉन का मास 1, चार्ज इधर आइए, न्यूट्रॉन का मास हो गया 1 और इसका मासलेस है, चार्ज है +1, न्यूट्रॉन का 0 और इसका +1, ठीक है। और इसी तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बता देंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बता देंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए तो बराबर हो गया, न्यूट्रॉन 0, मास 1, इधर देखिए प्रोटॉन 1 लिख दिए, तो ये +1 है और ये -1 है, +1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, आ गया 0। मास 1 है, यहां भी 1 है और ये 0 है, लिख दीजिए याकावा मेजॉन थ्योरी। प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन held inside the nucleus through meson, which create a strongest force of attraction, that is called nuclear force of attraction. फोर्स प्रोटॉन के बीच लगा, मेजॉन तो दोनों के बीच में एक कड़ी बना हुआ है ना, जिसको पकड़ के दोनों प्रोटॉन रहा, मेजॉन प्लस हो माइनस हो न्यूट्रल हो, सब तो एक ही जैसा है। ये सब न्यूक्लियस टूटने के बाद दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है? जब न्यूक्लियस तोड़ के दो प्रोटॉन अलग कर रहे हैं, तब एगो मेजॉन निकलता हुआ दिखाई देता है ना, ऐसे दिखाई नहीं देगा। एकावा मेजॉन थ्योरी से क्या क्रिएट किया गया? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं, शॉर्ट लिख देते हैं तुरंत।
और फोटो में बात दिमाग में रखना है, ठीक है, कि दो प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैसे रहता है, तो भागना नहीं है कि पता नहीं यार हम तो नहीं जानते। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस हो गया, इसको डिस्कस कर चुके हैं इसलिए लिख देंगे सिर्फ, और कुछ है नहीं। क्या लिख दिया जाए? पहला, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है इसको, शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। क्यों कहा जाता है शॉर्ट रेंज फोर्स? सिंस it act in the diameter of nucleus 10⁻⁻15 मीटर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोला जाता है? एक फर्मी। जैसे 10⁻⁻3 को बोला जाता है ना मिलीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर मतलब सेंटीमीटर, वैसे ही 10⁻⁻15 मीटर में एक फर्मी। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। और टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन held together by π0 प्रोटॉन, टू प्रोटॉन में π+1 0 π-1 0 रेस्पेक्टिवली। ये काबा मेजॉन थ्योरी। टू प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन हेल्ड टुगेदर बाय न्यूट्रल मेजॉन, पॉजिटिव मेजॉन, नेगेटिव मेजॉन, रिएक्शन लिखा था ना इक्वेशन वाला, रेस्पेक्टिवली इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। है ना, वो दो कुत्ता वाला एग्जाम्पल ध्यान दिमाग में रखना है ना। इवन दोनों इक्वली भूखा है, लाठी भी यदि बोन पे मार दो तो छोड़ने वाला नहीं है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगा हुआ, ठीक है। तो अगले क्लास में